बीमारू, ये शब्द आज की डेट में हमारे देश की सिर्फ कुछ राज्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो काफी खस्ता हालत में है इकोनॉमिकली और उनको जरूरत पड़ती है बाकी पूरे देश की सपोर्ट की। लेकिन कभी सोचा है ये बीमारू टर्म्स आता कहाँ से है? आशीष बोस 1980s के अंदर एक बहुत प्रोफाउंड इकोनॉमिस्ट थे हमारे देश में जिन्होंने बीमार शब्द का इस्तेमाल किया था टू रेफर द स्टेट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो अगर आप देखें तो ये BMRU इस फॉर्मेट में आता है और तब से देश में कुछ राज्य जिनकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी वो बीमारू में कंसिडर होने लगे। यहाँ पर हेल्थ, लिटरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक राज्य जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा बाहर हटके आता है वो है मध्य प्रदेश। बिहार, यूपी में अभी भी काफी स्कोप है डेवलपमेंट का। राजस्थान के अंदर भी काम ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश को कोई बीमारू आज के डेट में कंसिडर करता ही नहीं दूर दूर तक। ये कैसे हुआ और कैसे MP बीमारू के क्लासिफिकेशन से बाहर आया, चलिए समझते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि MP बीमार हुआ कैसे। दोस्तों, जब आज़ादी के बाद में हमारे देश के ज़्यादातर इलाके पुअर थे, उन जगहों के अलावा जो ब्रिटिश कॉन्सेंट्रेटेड अर्बन क्लस्टर्स थे तो MP भी उनमें एक था। बहुत ही ज़्यादा पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, कोई भी की सेक्टर यहाँ पे काम करता ही नहीं था। मेजरली ये राज्य एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था और एग्रीकल्चर भी ऐसा जिसमें मॉनसून्स के भरोसे ही सब कुछ होता था। पुअर इंफ्रा के वजह से हाई पॉवर्टी रेट्स बहुत आम थे यहाँ के रूरल एरियाज में। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी सप्लाई दूर दूर तक नहीं था, एजुकेशनल और हेल्थ केयर दोनों सिस्टम्स नॉन एग्जिस्टेंट थे और ये इस राज्य को काइंड ऑफ एक मिडीवियल टाइम के राज्य की तरह फंक्शन करने के लिए मजबूर करता था। साथ में कंबाइन कर दे तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स रखने वाला राज्य भी था उस टाइम पे और इसके वजह से जो थोड़े बहुत बचे कुछ रिसोर्सेस थे इस स्टेट के वो काफी ज्यादा स्ट्रेन होते थे। आज भी कुछ ऐसे राज्य है जो काइंड ऑफ इसी तरीके से आपको परफेक्टली फिटिंग नजर आएंगे इन इंडिकेटर्स में, लेकिन ये MP की कहानी है आज से कई दशक पहले। लिटरेसी रेट्स वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा कम थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स थे और मटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बहुत हाई थे और ये सब चीजें राइज दे रही थी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और करप्शन को, क्योंकि ये परफेक्ट रेसिपी होती है करप्शन के लिए। कोई पॉलिसी वगैरह बनती भी थी तो लोगों को उनके बारे में ठीक से नॉलेज कभी आ नहीं पाता था और ऑब्वियसली पैसा खा जाया जाता था। लेकिन फिर ग्रोथ कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। दोस्तों, ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी ऐसी चीज करने के लिए जिसकी वजह से स्टेट प्रोग्रेस हो सके और यहाँ पर एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंफ्रा, सोशल डेवलपमेंट और गवर्नेंस सब चीजों पे ध्यान दिया गया ताकि MP आगे बढ़ सके। अब समझते हैं हर इंडिकेटर के अंदर काम कैसे और कहाँ पे किसने किया। दोस्तों, ये जो दौर है MP के डेवलपमेंट का ये 1993 के बाद में मेजरली शुरू हुआ, जहाँ पर दिग्विजय सिंह जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे उन्होंने आकर कुछ बड़े इंप्रूवमेंट्स की। बेसिकली पंचायत राज एम्पावरमेंट नाम का एक बिल था, वैसे ये नेशनल बिल था लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो लोकल बॉडीज है, पंचायत है, ये खुद से अपने पावर्स को रख सकती थी और एक मेजर डिसेंट्रलाइजेशन पावर था। मध्य प्रदेश पहले कुछ राज्यों में से था जिन्होंने इस एक्ट को अपनाना शुरू किया और इसके वजह से जो ये करप्शन का इशू था, जो पावर्स कुछ भोपाल, इंदौर जैसे शहर में कॉन्सेंट्रेटेड थे वो चले गए और जो गांव थे, ग्रामीण इलाके थे, उनके पास अपनी पावर आई। इसके बाद में इरिगेशन के ऊपर काम किया गया जहां पर राजघाट डैम बना जिसने राज्य के कुछ इलाकों के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। और एक और जो अगला मेन काम किया गया वो था रूरल हेल्थ एंड एजुकेशन पर, जहां पर एजुकेशन फॉर गर्ल्स को और उनके बेसिक हेल्थ केयर को जो है ट्राइबल रीजन्स तक लेकर जाया गया, जिसकी वजह से इस स्टेट के जो फाउंडेशनल इश्यूज थे वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पीड यहाँ पे चीजें पकड़ती नहीं है। 2003 में सत्ता पलट होता है और उमा भारती जी की सरकार आती है जो कि BJP पार्टी से थी और इन्होंने जो है बाकी चीजों को तो कंटिन्यूएशन में रखा
था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना, और इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ काफी था जहां पर इरिगेशन पे मेनली काम किया गया और अगेन बैकवर्ड कम्युनिटीज वगैरह पर ध्यान दिया गया। इसके बाद में एक छोटा सा दौर आता है सिर्फ 1 साल का बाबूलाल गौर जी का, जो बीजेपी से थे, और इन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश की जहां पर इस स्टेट में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जो मुड़ के दिखती तक नहीं थी वो आना शुरू होती है। लेकिन रियल ग्रोथ आता है फ्रॉम द ईयर 2005 टू 2020 जहां पर कंटिन्यूसली यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे शिवराज सिंह चौहान, जो अभी हमारे देश के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब इन्होंने क्या किया वो समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने लाया एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम था भावांतर भुगतान योजना, जिसके वजह से 40 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेशन मिला। ये एक बड़ा आंकड़ा है जिसके वजह से ये राज्य जो मॉनसून पे डिपेंड करता था, इरिगेशन पुअर था, ये देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड पल्सेस बन गया। आज भी देश में सबसे ज्यादा गेहूं और पल्सेस जो होती है वो मध्य प्रदेश से आती है। सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए किया गया क्या, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका रेप्लिकेशन आज देश के अंदर कई जगहों पे हो रहा है, वो इन्होंने शुरू की, जिसकी वजह से फीमेल लिटरेसी जो है वो धीरे धीरे ऊपर गई। मेनली चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा नीचे गए। लोग राजस्थान के ऊपर मीम्स बनाते हैं, लेकिन एमपी भी इस चीज से काफी ज्यादा ग्रस्त एक राज्य था। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक ऐसी स्कीम थी जिसकी वजह से मैरिज नहीं हो रहा था छोटी बच्चों का, क्योंकि अगर हो जाता तो गवर्नमेंट से उनको स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो लड़कियां जो है इकोनॉमी बन पा रही थी। साथ साथ ऑब्वियसली जो एक लॉस था यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर में वो नहीं हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अच्छे से चलाई गई। आज भी एमपी को वन ऑफ द बेस्ट रोड्स वाला स्टेट माना जाता है। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सौभाग्य योजना के नाम से स्कीम चलाई गई। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर जन सुरक्षा योजना दिया गया। जो सर्व शिक्षा अभियान थी, जो राइट टू एजुकेशन हुआ था, उसके भी एनरोलमेंट सबसे ज्यादा बढ़ने के जो राज्य थे उसके अंदर एमपी का नाम था। और अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आप सब जानते होंगे कि स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर जो है हमेशा क्लीनेस्ट सिटी की रैंकिंग उठा ले जाता है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एमपी ने होस्ट करना शुरू किया, जिसके वजह से धीरे धीरे एमपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म दोनों चीजें बढ़नी शुरू की। लेकिन मैं कोई भी अगर बात करूं तो उसको आंकड़ों के साथ में अगर मैं करूं तो आपको बेहतर चीजें समझ में आएगी। तो ये जो एक पूरा काल था शिवराज सिंह चौहान जी का, वहां पे क्या क्या हुआ समझते हैं। जो जीएसडीपी था मध्य प्रदेश राज्य का, वो 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया। यहाँ पर मैं 2011 और 2023 तक का कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर था वो नीचे गया, अमाउंट बढ़ते हुए, यानी कि इस राज्य के अंदर जो पैसा जनरेट होता था एग्रीकल्चर से वो तो ऊपर गया, लेकिन पार्ट ऑफ इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर से आ रही थी, यानी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कम हुई। 37% से आंकड़ा गिरकर जो अकाउंट्स थे वो 37% बढ़ गए, जबकि वो 25% थे 2005 में। इरिगेशन का तो मैंने वैसे बोल दिया 40 लाख एकड़ में हो चुका है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि 2002 में ये आंकड़ा 7.5 लाख हेक्टेयर्स था, यानी 4 गुना से भी कम। वीट प्रोडक्शन जो है वो 30% से बढ़ा, और पल्सेस का तो पूरा के पूरे देश का 30% यहाँ पे आने लगा था। इसके अलावा अटल भूजल योजना भी एक लाई गई थी, जो बेसिकली ग्राउंड वाटर लेवल्स को एरिड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बारिश का पानी बचाकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। रोड लेन की बात करें तो 2000 में एमपी के अंदर कंस्ट्रक्टेड लोन लेंथ थी 50,000 किलोमीटर्स, और 2022 में ये बन गई 2.6 लाख किलोमीटर्स, और वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड स्टेट्स बन गया। इसके अलावा जो ग्राम सड़क योजना थी, इसका एक्सेस 15,000 गांवों को मिला। अब इसके आगे समझे तो इसके आगे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी सिटीज में काम हुए। इंदौर में क्लीनिंग वीनिंग का तो आपको पता है, लेकिन भोपाल उज्जैन आज भी देश के अंदर ना सिर्फ क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट में काफी आगे है, लेकिन ई गवर्नेंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आगे है। बसेस वगैरह हो गई, अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, टैक्स वगैरह भरना है, जो नॉर्मल फैसिलिटीज है, इसकी शुरुआत जो है इन शहरों से ही मेजरली हुई थी। हेल्थ केयर की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, यानी छोटे बच्चे जो है कितने ज्यादा डेड हो जाते हैं। 89 डेथ्स पर 1000 का आंकड़ा था इस राज्य के अंदर बाय 1990, ये कम होकर 46 हो गया है। हालांकि ये अभी भी हायर देन नेशनल एवरेज है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स की बात करें तो ये 498 था पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, और ये आंकड़ा कम होकर 2019 में 173 हो गया। एजुकेशन की बात करें तो 44% लिटरेसी थी 1991 में, और ये बढ़कर आज है मोर देन 71% की। फीमेल लिटरेसी 29% ही थी सिर्फ 1991 में, और ये बढ़कर अभी 60% है। हालांकि इसमें भी अभी काफी काम करना बाकी है, लेकिन ग्रोथ जो है ये डबल से ज्यादा है। अगर बात करें पॉवर्टी रेट की तो वो 48% ही 2004 में, जबकि आज 24% है, और इसमें से ज्यादातर जो डिक्लाइन है वो रूरल एरियाज में हुआ है। अभी भी जो मेजर पॉवर्टी क्लस्टर्स है वो
शहरों के कुछ इलाकों के अंदर है। बात करें स्किल ट्रेनिंग की तो 5 लोगों को स्कीम ट्रेनिंग वगैरह दिया गया और हेल्थ केयर के अंदर भी मैल न्यूट्रिशन जो था वो काफी ज्यादा हद तक इम्प्रूव किया गया और अभी जो है वो हायर देन नेशनल एवरेज है। एक टाइम था 1990s में जब 60% ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन जो है वो स्टंटेड ग्रोथ महसूस करते थे, यानी कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर्ली हो नहीं पाती थी। तो अगर इन कंक्लूजन कहे तो एमपी एक छुपा हुआ एक हमारे देश का राज्य है जिसने काफी प्रोग्रेस किया है। अब कई लोग इस वीडियो को बहुत पॉलिटिकली ले सकते हैं, लेकिन मैं एक सीरीज प्लान कर रहा हूँ ऐसे राज्यों पे जिन्होंने ब्रेक थ्रू किया है। मैं आने वाले समय में ओडिशा, आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इसमें से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो हमेशा से प्रोग्रेसिव रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो सच में बहुत खराब हालत में थे और आज उस खराब हालत वाली लिस्ट में नहीं आते बल्कि टॉप कंपटीटर्स में आते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी कोई सजेशन होगा तो वो भी आप बता सकते हो और मिलेंगे अगली वीडियो में।